नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने कुबेरनाथ राय जी का एक निबंध जो कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास नाम से है, वो पढ़ा। पिछली वीडियो में हमने चुंबकीय आकर्षण वाली लाइन से लेकर के यहाँ तक छोड़ दिया था, परंतु विगत दशक वाली लाइन से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, इस वीडियो में लगभग ये निबंध समाप्त हो जाएगा आपका। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे ये बालखिल्य सहचरण छिन्न समझता राजनीति के रंगरूट बनने लगे, तब उन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एक उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मूढ़पात करना शुरू कर दिया। जब इनके एक नए दार्शनिक ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शिशुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, तब देश में घटित हुई घटना पर विचार करके और क्रांति के नई पीढ़ियों के दार्शनिकों तथा हिबर्ट मार्क्यून, चेगवा, ब्रेटिंग आदि की चिंतन धारा से यथार्थ अल्पे परिचय पाकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ, जो आज छिन्नमस्तार राजनीति रंगरूट है, कुछ ही दूसरों तक आधे रास्ते ही जा सकता हूँ। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पूर्वा शब्द का अर्थ होता है रवों, आवाज़ों, नारों से आक्रांत या पूरित पुरुष या जाति पुरानी पीढ़ियों का प्रतीक है, जो पूर्वा नई पीढ़ी का। यदि मुझे यौन उधार देंगे तो मैं बदले में मुझे भी कबंध में रूपांतरित होने के कहेंगे, और मैं कैसे अपना चेहरा और अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं? छिन्नमस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन, मुख, कान के इस आधार प्राप्त नवयौवन का नया अर्थ होगा। रूप, रंग, रक्त, गंध, गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल शिशोन्द्रात व्यक्तित्व लेकर कौन जीवित यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं ही। आत्मार्थ पृथ्वी तेजेत। अतः मुझे चिर यौवन को इन शिष्य पुरर्वाओं की नई पीढ़ी से दान रूप में नहीं लेना। 13 वर्ष पहले का चिंतन समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना है। कहीं न कहीं मेरे ही अंदर अमृता कला की गांठ होगी। मुझे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर अप्राप्य है, वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज का नहीं आ सकता। मैं मानता हूं कि समाज और शासन में शब्दों के व्यू के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बाल खिल्लियों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकार करता हूं, पर साथ ही साथ छिन्नमस्ता शैली के सस्ते रंगगाधा और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक, बिना सील मुरोवत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काट कर स्वयं उसी का रक्त पीना पंचाचार वीराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। पुरानी पीढ़ी का तिरछेद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि वह पीढ़ी अब खिजाब आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से ऊब गई हैं और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कौपिल बगल में दबाकर पुतली घर के बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को, अर्थात हमें और हमारे बाल खिल्लियों को, अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे और अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पाठ पर काटने का अवसर पा सकें। यह सब यही सही है, परंतु क्या इन सब बातों की पूर्ण सिद्ध होने के लिए इस पुतली घर का ही अग्निदाह, पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्ति पाठ के विस्तार का दाह, उनके फल का तिरस्कार, श्रम फल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना आत्मघाती प्रक्रिया नहीं? इन स्थल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय तो उद्धृत कर दूं तो वह क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की 3 ही होगी। अतः लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूँ। 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था कि
था सारी सभ्यता को जो पूंजीवादी निर्मित कर गया था, हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकार कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ न समझ लें कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को अपहरण किए बिना यह संभव नहीं है, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं, और न यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अम्लतांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति के विकसित किया है। यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी बड़ी आसानी से कह सकते थे, मारो गोली, सब बुजुर्वा बकवास है। पर कहता क्रांतिकारियों का पितामह है लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नरेंद्र नाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के प्रश्न 1950 पर उद्धृत किया है। आज प्राय लोग पुरस्कार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूँ, मूल्य भंजन कर रहा हूँ। अरे बंधु, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो? यह तो आज अपने को प्रतिष्ठान बनाने और जागृत सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका, शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता है। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और नदी यह बड़ी आसानी बात है। आज जो जोखिम उठा रहा है, जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धारा के हुक्म को स्वीकार करते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है? जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूँ, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य प्रभाव, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। नए बाल खिल्ले दार्शनिक कहेंगे यह धारा के विपरीत जान हुआ, यह तो प्रतिक्रियावाद है। ऐसी व्यवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धारा पथभ्रष्ट भी हो जाती है। वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज तो वनाकाल्य में धारा पथभ्रष्ट रहती है। वह कर्मनाशा, कीर्तिनाशा, कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचाने आ रही है। अतः इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शत्रुपात रूपा हो गई है, और यदि गांव को बचाना है तो हम धारा के प्रतिकूल समर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरों की संतानें नहीं हैं, तो हम इस नदी के समर करना ही होगा। यदि हमारी जिजीविका की मांग है और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पीढ़ी की बातों हो या यों पुरानी की विमुखा का मुखी भोग, यह सब विद्रोही नहीं, बुर्जुआ थेसिस का नया रूप है। अब देखिए थोड़ा ये सारांश टाइप में आता जाता है। अब यहाँ से सारांश समझ लीजिए। अतः मैं धारा के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करने का कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धारा है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटनी नहीं। यों यह तो मैं मानता ही हूँ कि सृजक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी सृजा प्राण वक्ति नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती। अतः मुझे विद्रोही दर्शनों से अपने ही को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही होगा। एक लेखक होने के नाते यह मेरी नियति है, और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी शिक्षा की सारी संभावनाओं का अवरोध। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्येतर क्षेत्र के सृजक या विधाता को यह बात भी गांठ बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार ही नए का आविष्कार संभव है। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्मग्न होने के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है, और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग पहचकर प्रतिशत पुराने उपकरणों में से ही निर्वासित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है।
रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य यानी प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया के रूप में रूपांतर संभव नहीं है। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शक के प्रति मेरा अपेक्ष यह है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट या द्वारा या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है, यानी जिसमें दरवाज़ा नहीं है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता। यह दर्शन का विषय है और विधा दोनों की नकारात्मकता सीमा बंद कर बैठा है। इसके द्वारा अपने स्वयं को पूरा नहीं पहचाना जा सकता, तो स्वयं के बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन भी कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है, तो कभी नव्य मार्क्सवाद का क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न। ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। ये एक ही होशोन्मुख संस्कृति के संसाने हैं। योग शास्त्र के मन की 5 अवस्थाएं कही गई है, क्षिप्ति, विक्षिप्ति, विमूढ़, निरूढ़ और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विभूर्ण स्थिति के 2 भिन्न संस्करण हैं, अतः दोनों त्याज्य हैं। नया वाड्यवान का काल है। नदी अपनी दिशा भूलकर कूल छोड़कर उन्मुक्त हो गई, अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर वन्या की पथभ्रष्ट धारा के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरेण वन के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर पुलों के बीच लौट आएगी। नदी अपनी सैया बदल भी दे तो नई सैया के साथ कोई पुल, कोई अवरोधी तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया पुल भी उसी पुराने पुल के ही समांतर होगा। नदी तब तक भी समुद्र मुखी ही रहेगी, उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती। अतः इस वन्या नाटक के विभिंसक के समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और न बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल तो परसों अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिल्ले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर के ऐसा है कि इसमें अनुसंधित नियमित तालबद्ध कथक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भयावह पुतली एक ही झट्टे में हड्डी आंत तक का भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों को में से कोई विशेष कन्याएं भी है। अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करके इस उत्तर फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूं। बाहर से बाहर चाहे शरद बहे या निगाद हु करे, तब मैं अपने बाल खिल्ले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों को छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock, 5 बज गए। कोई मेरा शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत ही हुआ, बहुत ही भोगो, अब नहीं, अब अहम अमृत इच्छामी, अहम वानप्रस्थ चर्यामी। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकार्पण में खो जाऊंगा। अपरिचित वृक्षोप में अवसर प्राप्त रिटायर स्थानुओं के महाकांतर में भी मैं, पर अभी नहीं, अभी तो विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। ठीक है, तो विश्वेश्वर का सांड का उदाहरण है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अंत के समय की लाइन भी पूछ ली जाती है। तो मित्रों, इस भाग में हमने आपसे जैसा कि वादा किया इसको पूरा कर दिया। वीडियो अगर आपको ज़्यादा स्पीड में लग रहा है, पढ़ने की थोड़ी ज़्यादा स्पीड है, तो आप वीडियो को थोड़ा धीमा करके देख लीजिए, क्योंकि अगर स्पीड के साथ में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने वाले का जोश बना रहता है। और दूसरी बात है कि अशुद्धियों की जो है शंकाएं कम होती है। तो ये निबंध भी आपका हमने पूरा करवा दिया है। एक निबंध हमने आपका सौंदर्य और संस्कृति भी पूरा करा दिया है। इसके अलावा 2-3 निबंध और हैं, इनको भी लगभग पूरा कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निबंध का चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें आपके प्रश्न बनते हैं, साहित्यिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आपकी
आलोचनात्मक शक्ति बढ़ती है, जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है परीक्षा में। तो आज का ये निबंध यहीं तक था। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ में।